नमस्कार, मैं हूं विवेक तड़ियाल और मातृभाषा फेसबुक लाइव साक्षात्कार श्रृंखला के छठे अंक में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चर्चा हेतु आज हमारे बीच मौजूद हैं प्रसिद्ध लेखक और आज तक के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक श्री संजीव पालीवाल जी। मैं संपूर्ण मातृभाषा परिवार और इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ओर से संजीव जी का इस साक्षात्कार में हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। तो जैसा कि जितने दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं सब जानते हैं कि आज की जो हमारी चर्चा है उसका विषय है थ्रिलर लेखन एवं युवाओं हेतु लेखन में अवसर। तो चर्चा की जो शुरुआत है उससे पहले हम कुछ चंद बातें संजीव जी के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि संजीव जी हिंदी पत्रकारिता के अग्रणी पत्रकार हैं और इस क्षेत्र में करीब पिछले 30 वर्षों से कार्यरत हैं। संजीव जी अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, दूरदर्शन, DITV, IBN 7, न्यूज 18, टीवी टुडे और तमाम ऐसे प्रतिष्ठित जो समाचार पत्र हैं या न्यूज चैनल हैं उनके साथ काम कर चुके हैं। वर्तमान में संजीव जी आज तक के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक के पद पर कार्यरत हैं और लेखन के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उनका पहला थ्रिलर और क्राइम उपन्यास नैना जो है वो हाल ही में प्रकाशित हुआ है और पाठकों द्वारा खूब सराहा जा रहा है और खूब सुर्खियां भी बटोर रहा है। तो विभिन्न पहलुओं पर आज यहाँ पर चर्चा होगी और जितने भी लोग हमारे साथ इस लाइव चर्चा में जुड़ रहे हैं मैं उनसे यहाँ पर निवेदन करूंगा कि कमेंट के माध्यम से अगर वो चाहें तो अपने प्रश्न यहाँ पर रख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी कमेंट हमारे पास आ रहे हैं उनमें से हम कुछ प्रश्न अपने इस लाइव साक्षात्कार में रखें। तो आज एक विशेष दिवस है और एक विशेष दिवस में एक विशेष मेहमान संजीव जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आज जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस संपूर्ण देश मना रहा है। तो चर्चा की शुरुआत से पहले जैसे कि आप स्वयं जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी अरसे से आप जुड़े हुए हैं, तो हमारे इस मंच के माध्यम से, इस लाइव साक्षात्कार के माध्यम से क्या एक ऐसा संदेश है जो इस दिवस पर आप जनता तक पहुंचाना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, और बड़ा अहम सवाल आपने मुझसे पूछा कि विश्व पत्रकारिता दिवस के, हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर मैं क्या संदेश दूंगा। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपनी नजरें सीधी रखिए, आंख नाक कान खुले रखिए, और जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको वैसा ही प्रेजेंट कर दीजिए। मैं पुराने ज़माने का पत्रकार हूँ, 30 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ, और मैंने यही सीखा है कि सच से बढ़ के और कोई चीज़ होती नहीं है। जो आप देखते हो, जो आपको नज़र आता है, जो तथ्यात्मक रूप से सही है, वही लिखिए, वही बताइए और वही लिखिए। यही मेरा संदेश तो है। इस संदेश के साथ आज हम फिर से जितने भी हमारे पत्रकार भाई बहन हैं, जितने पत्रकार लोग हैं, हम उनको कहीं ना कहीं सलाम करते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस उपलक्ष्य में। और आइए इस चर्चा को हम आगे लेकर के चलते हैं। मैं फिर से जितने लोग हमारे साथ इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही ये जो हमारा साक्षात्कार है जिसमें चर्चा होगी, थ्रिलर लेखन पर चर्चा होगी, युवाओं के लिए लेखन में क्या अवसर हैं, तो आप इस साक्षात्कार को अपने सगे संबंधियों के बीच, अपने ऐसे दोस्तों के बीच जिनको इस चर्चा से कुछ फायदा हो सकता है, उनके बीच साझा करना ना भूलें। तो हम अब सीधे अपने पहले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न जो मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा वो ये कि हिंदी भाषा में जो थ्रिलर लेखन है उसकी जो समकालीन स्थिति है अंग्रेजी भाषा के मुकाबले कहीं हमें कम सुदृढ़ नजर आती है, या यूं कहें कि हिंदी भाषा में उतने थ्रिलर नॉवेल्स, उतने थ्रिलर उपन्यास अब देखने को नहीं मिलते। इस पर आपके क्या विचार हैं? बहुत बहुत वाजिब सवाल आपने किया है कि हिंदी भाषा में क्राइम थ्रिलर तो अब लिखा ही नहीं जा रहा। जो भी क्राइम लिखा जा रहा है वो अखबारों में लिखा जा रहा है, समाचार पत्रों में लिखा जा रहा है। जबकि एक ज़माना था हमारे देश के अंदर बहुत सारे क्राइम लेखक एक ही वक्त में हुआ करते थे, और एक साल में 20-20, 25-25 उपन्यास कुल मिला के सब लोगों के आ जाते थे। अगर आप शुरू से देखेंगे तो, अगर आप देखेंगे उस ज़माने में इब्न सफ़ी हुआ करते थे, बहुत ज़बरदस्त राइटर थे वो, उनके जासूसी उपन्यास आते थे। उसी समय गहमरी हुआ करते थे, उनके उपन्यास आया करते थे। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो जब आज़ादी के आंदोलन के ऊपर कुशवाहा कांत थे, उनकी बहुत बढ़िया लाल रेखा उनका उपन्यास है। अगर आप उस उपन्यास को कोई पढ़ेगा तो आप कहेंगे वाकई क्या जासूसी उपन्यास ऐसा लिखा जा सकता है। आप सोच भी नहीं सकते, आज़ादी के आंदोलन को आधार बना के उन्होंने एक क्रांतिकारियों के ऊपर उपन्यास लिखा था।
लाल रेखा उसका नाम है, कहीं आपको मिले तो आप उस उपन्यास को जरूर पढ़िएगा। और उसकी एक पूरी सीरीज थी, 4-5 उपन्यास कुशवाहा कांत के थे, वो जरूर पढ़िएगा। उसके बाद जब मैं छोटा था तो बच्चों के लिए 2 लेखक हुआ करते थे जो मुझे याद है, जिनको मैंने पढ़ा। एक थे एस.सी. बेदी, वो राजन इकबाल सीरीज निकाला करते थे, और दूसरे जो थे उनका नाम था उनका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, वो राम रहीम सीरीज करके निकाला करते थे। राम रहीम सीरीज जो है वो भी बच्चों के ऊपर आधारित, किस तरीके से 2 बच्चे अपराधियों की नकेल कसते हैं, पुलिस की मदद करते हैं और अपराध से मुक्ति दिलाते हैं। तो ये तो हुई उस जमाने की बात। अब मैं उसके बाद आता हूँ, जब मैं बड़ा हो रहा था, एक ही वक्त में हमारे लिए ओम प्रकाश शर्मा लिखा कर रहे थे, हमारे लिए वेद प्रकाश शर्मा होते थे, हमारे लिए वेद प्रकाश काम्बोज होते थे, हमारे लिए सुरेंद्र मोहन पाठक होते थे, और भी बहुत सारे लोग उस जमाने, कर्नल रंजीत का उपन्यास आया करते थे, मेजर बलवंत उनके हीरो हुआ करते थे। तो एक ही वक्त में बहुत सारे लोग उपन्यास लिख रहे थे, और उस उपन्यास का मकसद लोगों का मनोरंजन करना होता था, उससे पढ़ के आप एंजॉय करते। उस जमाने में सिर्फ हमारे पास क्या था, थिएटर थे, कि हम सिनेमा देखने जाएं। और एक शहर में, छोटे शहर में आप देखें तो कहीं 1 सिनेमा हॉल था, कहीं 2 था, और छोटे शहर थे तो वहाँ पिक्चर 2 महीने 3 महीने के बाद कोई नई पिक्चर आती थी, और थोड़े से बड़े शहर में जल्दी जल्दी आ जाती थी। तो पढ़ाना ही एकमात्र जो है मनोरंजन का माध्यम होता था। तो उस वक्त बहुत सारे लोग क्राइम थ्रिलर लिख रहे थे, उपन्यास लिख रहे थे मनोरंजन के लिए। धीरे धीरे ये हुआ कि जैसे जैसे टीवी का दौर आता चला गया, जैसे जैसे इंटरनेट आता चला गया, पुराने लेखक तो चले गए, गुजर गए। आज की तारीख में सुरेंद्र मोहन पाठक साहब हैं, वो लगातार अनवरत 50 साल से ज्यादा वक्त से लिख रहे हैं, आज भी लिख रहे हैं, सिर्फ वो लिख रहे हैं, और उनकी एक फैन फॉलोइंग है। जो उनके चाहने वाले हैं वो उनको जरूर पढ़ते हैं। वो एकमात्र ऐसे लेखक हैं जो बाजार में क्राइम लेखन के जरिए बिकते हैं और पढ़े जा सकते हैं। इसके अलावा हिंदी में कोई क्राइम लेखन हो नहीं रहा। तो ये जो फील्ड थी ये पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे ये लगता है कि जैसा मैंने बताया कि इंटरनेट का दौर आया, लोग बिजी होते चले गए, और जो उपन्यास मनोरंजन के लिए होते थे वो दूर भागते चले गए। तो जितने ये लोग मनोरंजन के लिए लिख रहे थे, नए लोग नहीं आए। ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य में नए लोग आए नहीं, हिंदी साहित्य में नए लोग आए, वो सब साहित्यकार बनने के लिए आए। कोई लेखक बन के दर्शकों का या पाठकों का मनोरंजन करने के लिए नहीं आया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं लोगों के हाथों में पहुंचूं, उनके हाथ में मेरी किताब नजर आए। तो अगर आप हर समय एक खुद को बड़ा साहित्यकार कहलाने की लालसा में रखेंगे तो जाहिर है बड़ा साहित्यकार तो गिने चुने ही होंगे इस देश के अंदर। हर कोई तो बड़ा साहित्यकार बन नहीं जाएगा। हम आज भी बात करें तो हम प्रेमचंद की बात करते हैं, कितने प्रेमचंद हमने बनाए होंगे। एक वजह ये रही कि लोगों का मनोरंजन करना भूल गए कि लेखन का एक काम मनोरंजन भी होता है। तो क्राइम इसलिए नहीं लिखा गया, और फिर शायद मुझे लगता है लोगों को थोड़ी सी शर्म आने लगी, अरे यार क्राइम लिखते हैं ये, तो लोगों लेखक ही नहीं माना। सुरेंद्र मोहन पाठक को ये बहुत बड़ी तकलीफ है। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे कहा, यार मैंने उनको बताया कि पाठक साहब अगर आप नहीं होते तो मैं पत्रकार नहीं बना होता। उनकी बहुत फेमस सीरीज है, जिन्होंने सुरेंद्र मोहन पाठक को पढ़ा है, वो एक सीरीज लिखते हैं सुनील कुमार चक्रवर्ती। सुनील कुमार चक्रवर्ती एक अखबार है जिसका नाम है ब्लास्ट, उस अखबार का रिपोर्टर है, क्राइम कवर करता है। तो सुनील कुमार चक्रवर्ती का मैं बड़ा फैन हो गया, मैंने सारे उपन्यास पढ़े और मुझे लगा कि यही एक काम है, मैं पत्रकार बन गया। जब मैंने सुरेंद्र मोहन पाठक को यह बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा, यार तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मेरी वजह से पत्रकार बन गए और हिंदी वाले तो मुझे लेखक ही नहीं मानते। अब ये बताइए, इतना बड़ा लेखक अगर ये बात कह रहा है तो उसके दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी, उसने क्या सुना होगा, क्या भोगा होगा। जबकि आज की तारीख में सुरेंद्र मोहन पाठक इस देश के हिंदी में सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यासकार हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो है लोगों में इसको लेकर के एक ऐसा भाव जगाने की भी मुझे लगता है आवश्यकता है कि क्राइम और थ्रिलर लेखन हिंदी में भी लिखा जा सकता है। नए लेखकों को और आने की आवश्यकता है कि वो इसको लें, और साथ ही इस विषय में ना सोचें कि भाई रातों रात सफलता वाली बात है या बड़ा एक साहित्यकार बनने वाली बात है। सबसे पहली मुझे लगता है सीढ़ी यही है कि आप चीज को रखें, और उसके बाद जी आपने जो बात कही ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अगर आप
को लिखना आता है, आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए ना। आपको ये जानना होगा कि आप दुनिया में समझिए कि 2 सबसे बड़े जॉनर कौन से हैं जो बिकते हैं। 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकती हैं पूरी दुनिया के अंदर, एक बिकता है क्राइम और एक बिकता है रोमांस, मोहब्बत, इश्क। सो आप या तो मोहब्बत इश्क लिखिए या फिर आप क्राइम लिखिए। क्राइम में भी ये सब होता है, मोहब्बत होती है, इश्क होता है। क्राइम क्यों होता है? मुख्य वजह क्या होती है? या तो पैसा होता है, या ज़मीन होती है, जायदाद होती है, या इश्क मोहब्बत होती है, किसी के प्रेम में आप पागल होते हैं। सो अगर आप क्राइम लिख रहे हैं तो क्राइम सबसे ज़्यादा बिकने वाला जॉनर है, तो क्राइम क्यों नहीं लिख रहे लोग? मैंने बहुत देर की, मैं मानता हूँ मेरे अंदर बहुत दिनों से मेरी चाहत थी लिखने की, मैंने बहुत देर की, अभी लिखा, और मुझे खुशी है इस बात की कि लोगों ने इस उपन्यास को पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने पढ़ा है जिन्होंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी थी, वो कह रहे हैं कि हम अंग्रेजी में पढ़ते थे, हमने पहली बार हिंदी। आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, सबसे ज़्यादा क्राइम बिकता है, क्राइम के नॉवल, क्योंकि क्राइम के द्वारा वो मनोरंजन करते हैं। उसमें एक ऐसी कहानी, एक ऐसा तिलिस्म बुनते हैं कि आप उसमें खो जाते हैं कि दरअसल ये अपराध किया गया है तो क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। आप खुद उसमें शामिल हो जाते हैं कि हत्यारे को ढूंढने में आप भी शामिल हो जाते हैं, या किसी देश में आतंकवादी हमला होता है तो आप भी उस होड़ में शामिल होते हैं कि इसको हमें रोकना चाहिए, या इस आतंकवादी को हमें पकड़ना है, या इसको मार गिराना है। सो क्राइम एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे, यकीन मानिए हाथों हाथ दुनिया लेने को तैयार बैठी। हमारे यहाँ तो ये हुआ, लोगों ने लिखना बंद कर दिया। जब आप लिखेंगे ही नहीं तो लोग पढ़ेंगे क्यों? तो पहली जरूरत है, और मैं कहूँगा जो भी युवा लोग इसको देख रहे हैं, कि क्राइम के लेखकों की भारी मांग है इस देश के अंदर। प्रकाशक इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए, उनके पास किताबें लेके आए लिखी हुई, उनसे कहे कि मैंने ऐसा क्राइम फिक्शन लिखा है, ये उपन्यास है, ये कहानी है, ये नाटक है, मैं इसको पब्लिश कराना चाहता हूँ। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। विवेक, आप अपने सभी दर्शकों को, पाठकों को, सबको ये बताइएगा कि क्राइम लेखन एक ऐसी चीज़ है जो आज के दौर में, जिसकी फील्ड एकदम खाली पड़ी है, कोई नहीं लिख रहा उस पर। अकेले सुरेंद्र मोहन पाठक हैं और दूसरा नाम मेरा है। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं जैसे कि आपने बताया ज़रूर युवा जो है, जो नया लेखक है, वो ये सोचता है कि लव लिख करके, रोमांस लिख करके वो प्रसिद्ध हो जाएगा या रातों-रात कॉपियाँ बिकेंगी। लेकिन ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसा रह गया है जिसमें और लिखा जा सकता है। लेकिन अगर बात करें थ्रिलर लेखन की, तो उसमें एक आम कहानी के बजाय जब हम थ्रिलर लेखन में कहानी लिखते हैं या कथानक गढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं एक रोमांस नॉवल या फिर एक स्त्री विमर्श पर लिखा हुआ या समाज पर लिखे हुए नॉवल से कहीं अलग होता है। तो यही मेरा दूसरा प्रश्न आपसे रहेगा कि कथानक को किस प्रकार गढ़ा जा सकता है, या यूँ कहें कि जब आप लेखन करते हैं, तो आप किन-किन विशेष बातों का इसमें ध्यान रखते हैं? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि कहानी आप क्या कहना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप, जब तक उस कहानी में एक कौतूहल नहीं होगा, मतलब मैंने आपको 3-4 चीज़ें गिनाई कि आप उस आदमी के बारे में जानना चाहते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, या उस जगह आप जाना चाहते हैं जहां आप गए नहीं होते, वो रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं। तो मसलन अगर मैं कोई उपन्यास, जैसे मैंने पहला उपन्यास लिखा, एक न्यूज़ एंकर की हत्या। इस देश में आज तक किसी न्यूज़ एंकर की हत्या नहीं हुई है, शायद ही किसी देश में हुई हो। तो लेकिन अगर न्यूज़ एंकर आज हमारे देश में सेलिब्रिटी हैं, उनको सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल है, लोग उनको फॉलो करते हैं, लाखों करोड़ों उनके चाहने वाले हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं उस न्यूज़ रूम में काम करता हूं, कि अगर न्यूज़ एंकर का मर्डर हो जाए तो क्या होगा। फिर अब मर्डर की वजह क्या होगी? वजह ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को यकीन हो जाए कि हाँ यार, ये संभव है, ऐसा हो सकता है। अब उस वजह के होने में और कत्ल किसने किया है, वहां तक पहुंचने में करीब 260-65 पेज हैं उस किताब में। अब अगर हर 10वें पन्ने पर एक नया पेज नहीं आता, एक नया खुलासा नहीं होगा, एक नया एंगल नहीं आएगा, एक नया किरदार नहीं एंट्री लेगा, तो फिर दर्शक बोर हो जाएगा। फिर वो किताब उठा के रख देगा, टीवी का रिमोट उठाएगा, खोलेगा, या मोबाइल फोन उठाएगा, उसमें पढ़ना शुरू कर देगा। तो क्राइम लेखन लिखते हुए सबसे बड़ी अहम चीज होती है आप किसके बारे में कहानी कह रहे हैं।
तो ज़्यादातर जो क्राइम लेखन होता है वो क्या होता है, या तो आतंकवादी हमले के बारे में होता है, किसी देश पे आतंकवादी हमला होने वाला है, वो देश उसको रोकने वाला है, या कोई बहुत बड़ा आतंकी है जिसको हम पकड़ने के लिए किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, या हमारे देश में बगावत हो रही है, या हमारे प्रधानमंत्री पे हमला हो रहा है, या हमारे देश में कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है जिस देश में हंगामा हो जाएगा, या फिर किसी बहुत बड़े आदमी का मर्डर होने वाला है। अमूमन इसी तरीके से होता है। और मर्डर या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन का मर्डर हो गया, या किसी फिल्म स्टार का मर्डर हो गया, अब या किसी के घर में, किसी बड़े आदमी के घर में कोई ऐसी घटना हो गई है कि अब यह है कि ये किसने किया होगा, हू डन इट, कि ये हत्यारा कौन है। तो जब आप रचते हैं तो आपको कैनवस को बहुत बड़ा बनाना पड़ता है, और ऐसे ऐसे मोड़, ऐसी ऐसी कड़ियां उसके अंदर डालनी पड़ती हैं कि आप इंसान का इंटरेस्ट बरकरार रहे। एक बार उसका इंटरेस्ट गया ना, वो किताब पलट के रख देगा। तो इसलिए इस क्राइम को लिखते समय मनोरंजन का बहुत बड़ा हाथ है। आपको खुद ये सोचना होता है कि 10 पन्ने लिख दिए हैं, अब इसमें कुछ ऐसी चीज डालनी पड़ेगी कि अगला चैप्टर आखिर में आते कुछ ऐसा पेज डाला, आदमी का ओह अच्छा ये हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये बहुत ध्यान रखना है कि नए मोड़, नई कड़ियां, नए किरदार, और हर समय एक नई पहेली आपके सामने खड़ी हो जाए। आप सोचने लगे यार क्या हुआ होगा, अच्छा ओहो अब कहानी तो यहाँ चली गई। बिल्कुल, तो ये है सारी कहानी, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल। जैसा मैं भी नया हूँ, मैंने एक ही उपन्यास लिखा है, लेकिन एक उपन्यास को लिखते वक्त जो मेरी समझ बनी थी वो मैंने यहाँ बताई है। जैसा कि आपने कहा आप नए हैं, लेकिन जो 30 वर्षों का क्राइम पत्रकारिता का आपका अनुभव है, उसको संजो करके मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आपने जो है उसको लिखा होगा। देख, मेरा क्राइम पत्रकारिता का अनुभव नहीं है, मेरा पत्रकारिता का अनुभव है, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग कभी नहीं की। मेरा अनुभव क्या है, मैंने दुनिया भर के क्राइम राइटर्स के उपन्यास पढ़े हैं। हिंदुस्तान में जो लोग हिंदी में लिखे हैं उनको पढ़ा है, और ऐसी 5-7 शेल्फ हैं मेरे पास जिसमें पूरी दुनिया भर के जो क्राइम राइटर्स हैं मैं उनको पढ़ता रहा हूँ। तो मेरी जो क्राइम की समझ है उन उपन्यासों को पढ़ के मैंने अपने को खुद को बनाया है। जो भी मैं समझा हूँ वो मैं या तो सुरेंद्र मोहन पाठक को पढ़ के बना हूँ, या मैं फिर जो अंतर्राष्ट्रीय राइटर्स हैं क्राइम के उनको पढ़ के बना हूँ। मैंने रिपोर्टिंग नहीं की है क्राइम की, मैं हमेशा डेस्क पे रहा। शुरुआती दौर में मैंने रिपोर्टिंग की है, वो मैं एजुकेशन बीट थी, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन थी जब मैं न्यूज़पेपर में था। तो मैं बरेली शहर में पहले मैंने काम किया, फिर मैंने मुरादाबाद शहर में काम किया, और उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था टीवी में। 1994 में मैं दिल्ली आ गया था, और मैं 1989 से काम कर रहा था। तो 89 में मैंने आज अखबार, दैनिक जागरण और अमर उजाला में काम किया। वहाँ मैं रिपोर्टिंग करता था, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्टिंग थी, वो क्राइम रिपोर्टिंग नहीं थी। क्राइम रिपोर्टिंग मैंने कभी नहीं की। वो पता नहीं अजीब सी बात थी, मेरे को अच्छी नहीं लगती थी क्राइम रिपोर्टिंग, और मुझे क्राइम जो है वो लिखना अच्छा लगता है। एक अजीब सी बात है, मुझे समझ में नहीं आया। शायद मुझे पोस्टमार्टम हाउस एक आध बार गया था, वो उसका माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा था। अब तो पोस्टमार्टम हाउस बदल गए। हमारे ज़माने में पोस्टमार्टम हाउस छोटे शहर के बहुत ख़राब होते थे, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। आई एम श्योर आज भी शायद वैसे ही हैं। बड़े शहरों में, दिल्ली लखनऊ में अलग है, या बड़े हॉस्पिटल्स में पोस्टमार्टम होता है, लेकिन छोटे शहर में ना बहुत ख़राब जगह पोस्टमार्टम हाउस बने होते हैं, और वहाँ इतनी गंदगी, इतना सब कुछ होता है कि वहाँ आप जा नहीं सकते। तो वो मेरे मन में एक अजीब सी बात थी, यार मैं पोस्टमार्टम हाउस नहीं जा सकता जी। तो इसलिए मैं क्राइम रिपोर्टर नहीं बना था। बिल्कुल। तो एक सवाल जो है यहाँ पर हमें हैशटैग आस्क संजीव जी के माध्यम से आ रहा है। इस लाइव से थोड़ी देर पहले ही किसी ने पोस्ट किया है, उसको आपके मैं सामने रखना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया कि आपका जो नॉवल है वो न्यूज़ एंकर की हत्या है, और आपने ये कहा कि शायद ही देश में इस तरीके का कोई वाक़या कभी हुआ हो। सिन्हा जी जो है हैशटैग आस्क संजीव जी के माध्यम से पूछ रही हैं कि आपके द्वारा वर्णित न्यूज़ एंकर की हत्या का जो दृश्य है वो बहुत ही प्रभावी है। लगभग इसी तरह मई 2001 में वॉशिंगटन में फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स की एक इंटर्न चंद्रा लेवी की पार्क में जॉगिंग करते हुए हत्या हुई थी, आपको याद होगा। क्या आप प्रकारांतर से किन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की ओर भी संकेत करना चाहते हैं? क्योंकि साहित्य की तरह मीडिया की दुनिया भी कई स्तरों में जो है जुड़ी हुई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा पंखुड़ी जी। लेकिन मुझे एक याद है, मुझे ये कहानी पूरी याद है कि क्या हुआ था, लेकिन अब आपने याद दिलाया ना तो मुझे याद आई है। मैंने वो घटना जब हुई थी मैंने उसको पढ़ा था, और जब नैना का मैंने किरदार लिखा और ये घटना शुरू की, तो ये जो पहला चैप्टर इस किताब का है, मैंने पहला चैप्टर वही लिखा था। सबसे पहले वही सीन क्रिएट किया था कि क्योंकि मेरे दिमाग में ये सोच थी कि नैना का मर्डर कहाँ कराऊं।
नैना का मर्डर मैं अगर उसके घर में कराता तो सीधा सीधा उसके पति पे पहला शक जाता। सड़क पे करा सकता था, सड़क पे कराने के लिए मुझे कुछ और सीन क्रिएट करना पड़ता। मुझे उसके घर से, जो पटपड़गंज में है जहाँ मैं रहता हूँ, उस पटपड़गंज से फिल्म सिटी में जाने के लिए मुझे सोचना पड़ता कि मैं क्या करूँ, कहाँ उसको अक्षरधाम मंदिर के पास उसका मर्डर कराऊँ, या मयूर विहार में मर्डर कराऊँ, या नोएडा में कराऊँ। तो बहुत सारे मुझे उलझन लग रही थी उसमें। तो मैंने सोचा बेस्ट है सुबह वॉकिंग करते समय, जॉगिंग करते समय मर्डर करा दो। तब ये मुझे याद नहीं आया था जो सीन आपने बताया, जो घटना बताई है, लेकिन ये मैंने पढ़ी हुई है। अगर मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय साजिश और ये, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं है। अभी ये जो पूरी घटना है इस उपन्यास की, ये पूरी लोकल है। तो ये मैं लोकल पे ही, प्रधानमंत्री ने कहा है वोकल फॉर लोकल, तो मैंने उसी का अनुपालन किया है। इसमें सब कुछ एकदम लोकल है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय कुछ नहीं है। बट येस, आने वाले कुछ उपन्यास में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी पर भी लिखूंगा, ये मैंने प्लान किया हुआ है। इसमें तो नहीं, लेकिन हाँ आगे का ज़रूर मेरा कुछ प्लान है। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी की किस तरीके से षड्यंत्र रचे जाते हैं विदेशों में बैठ के, अमेरिका और चाइना क्या क्या कर रहे हैं, इस पे मैं तो एक प्रश्न जो हमें लाइव कमेंट के माध्यम से आया है, जयप्रकाश पांडे जी आपसे प्रश्न करना चाह रहे हैं कि क्या अपराध लेखन साहित्य का हिस्सा नहीं हो सकता? एक क्वेश्चन मार्क। ये तो लोगों पे डिपेंड करता है। मैं तो कोई हूँ नहीं कि मैं अपने लेखन को, मैं साहित्य कहूँ। मैं साहित्य कहना भी नहीं चाहता। क्राइम को, अपराध लेखन को मैं साहित्य में जाऊँ? साहित्य में क्या होता है, प्रॉब्लम हमारे देश में ये हो गई है कि साहित्य के मतलब आदमी समझ लेता है कि बहुत भारी भरकम चीज़ होगी। एक डर बैठ गया लोगों में, अच्छा ये साहित्य है तो ये बहुत भारी भरकम चीज़ होगी, इसको बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जबकि मेरा मानना है कि जो लेखन मैं कर रहा हूँ वो खालिस मनोरंजन के लिए कर रहा हूँ। अब मेरे जो मेरे पाठक हैं, अगर वो पढ़ के उन्हें लगता है कि इसमें मैंने वाकई कुछ अच्छा रचा है, तो ये उनकी मर्जी है कि वो उसे साहित्य माने तो माने, ना माने तो ना माने। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई साहित्यकार मेरे उसको साहित्य का दर्जा दे। नहीं, साहित्यकारों से साहित्य का दर्जा मिल भी जाए अच्छी बात है, ना भी मिले तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं उस खाने में फिट नहीं बैठना चाहता। मुझे लगता है कि लोग उस तरीके की किताबों से दूर होते हैं, वो डर जाते हैं कि पता नहीं क्या लिखा होगा। मैं बार बार इसलिए अपनी किताब को हमेशा कहता हूँ, मेरा नावल क्राइम फिक्शन है, क्राइम लिखा है, मनोरंजन के लिए लिखा है। 2 फिल्में देखने का मज़ा अगर आपको आए तो मेरी मेहनत कामयाब है। 250 रुपये का ये उपन्यास होता है, डिस्काउंट के साथ अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। 10-20 रुपए की छूट भी मिल जाएगी। इसको पढ़िए, 2 फिल्मों का मजा लीजिए, पैसे वसूल हो जाएंगे आपके। और यकीन मानिए इसमें आपको ज्ञान भी मिलेगा। ये वो मैंने सड़क छाप उपन्यास कोई नहीं लिखा है जिसमें कोरी लफाजी है, इसमें प्रॉपर रिसर्च है। इसमें आपको पता चलेगा कि न्यूज़ इंडस्ट्री या न्यूज़ चैनल कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या होता है। और इसके माध्यम से आप एक चीज़ और भी जान सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत न्यूज़ चैनल में सरवाइव करने के लिए कितनी पड़ती है, आपको कितना ज्ञानी होना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इसमें ये द्वंद्व भी है कि एक महिला किस किस तरीके की चीज़ों को फेस करती है अपने उस जगह जहां वो काम करती है। ये कहानी न्यूज़ चैनल की है, लेकिन ये किसी भी जगह की कहानी हो सकती है। कहीं जहां भी आप काम करते हैं वहां की कहानी हो सकती है। तो बहुत सारे द्वंद्व हैं जो इसके अंदर चलते रहते हैं। बड़े होने के जो नफ़ा है, नुकसान है, वो इसमें समझ में आता है। तो वो सारी जद्दोजहद जो एक इंसान की होती है, एक महिला की होती है, और महिला एंकर किस किस परेशानी से गुजरती हैं आज के दौर में सोशल मीडिया पे या अपने कुलीग्स के माध्यम से, वो सब इसमें आपको कहीं ना कहीं जानने को मिलेगा। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने कि अगर इसे साहित्य माना जाए तो ठीक है, नहीं माना जाए तो भी ठीक है। आपने सिर्फ अपने लेखन के लिए इसको लिखा है, तो ये जो है एक आपका विचार जो आपने रखा है। ऐसे में कुलदीप राघव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव कमेंट के माध्यम से। उनका ये कहना है कि ये जो है पहली जो पुस्तक आपने लिखी है बहुत ही बेहतरीन क्राइम फिक्शन है, और ऐसी साहित्य की विधा लिखने की कोशिश करी है जिस पर पुस्तकें कम लिखी गई हैं। वो प्रश्न कर रहे हैं कि नैना जो है नैना की जो भाषा है वो बेहद सरल है और उसमें साहित्य के कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसकी क्या एक मुख्य वजह है? इसकी मुख्य वजह विवेक और कुलदीप राघव, मैं अगर सही हूँ तो कुलदीप राघव खुद एक राइटर है, और उनकी 2 किताबें यहाँ मेरे पास पीछे रखी हुई हैं। इसमें है, मैंने उनकी किताबें पढ़ ली हैं और खुद बहुत अच्छा लिखते हैं वो। सो कुलदीप, भाषा बेहद आसान इसलिए है क्योंकि भाषा वो है जो मैं इस वक्त यहाँ बैठ के बातचीत कर रहा हूँ। मेरी भाषा वो है। मेरी भाषा वो नहीं है
जो लाइब्रेरियों में आपको सिखाई जाएगी या पीएचडी करने वाले स्टूडेंट को सिखाई जाती है या हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट को सिखाई जाती है, नहीं। मैं हिंदुस्तानी ज़बान बोलता हूँ, जिसमें हिंदी भी शामिल है, जिसमें जो उर्दू के शब्द हैं वो भी शामिल हैं, और जहाँ जहाँ मुझे लगता है अंग्रेज़ी का शब्द सही होता है, आसान होता है, मैं उसको शामिल कर लेता हूँ, क्योंकि यही वो भाषा है जो, और इसमें अगर कुछ मुझे को बंगला शब्द कुछ मिलता है या कुछ मराठी मिलता है या भोजपुरी मिल जाता है तो मैं वो भी डाल देता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आज हम अपने न्यूज़ रूम में वही शब्द इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। 1994 में मैं दिल्ली आया था, मैं अखबार में काम करके आया था, और एक खबर आई। उस खबर में ये लिखा था कि भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि कर दी है और इतने परसेंट बढ़ा दिया, तो आप पेट्रोल इतने लीटर इतने में बिकेगा, ये इतने में बिकेगा। मैंने ये लिख दी कॉपी, क्योंकि ये कॉपी लिखने की तो हमको आदत थी, हर हफ्ते हर महीने आता था, वो दाम बढ़ते थे घटते थे, तो हमारे जो एडिटर होते थे उनके पास वो कॉपी गई, क्योंकि टीवी के लिए कॉपी थी, मैं टीवी में नया नया आया था, तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा ये कॉपी क्यों लेके लाए हो तुम, वृद्धि हो गई तो मैं क्या करूँ। अब मुझे बात समझ भी नहीं आई, मैंने कहा क्या कह रहे हैं, बोले भाई वृद्धि होगी तो मैं क्या करूँ, सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए तो मेरे को क्या करना है। मैंने कहा सर लेकिन ये तो पता लगना चाहिए। बोले किसको पता लगना चाहिए। बोले अरे इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर हो रहा है। मैंने कहा सब पे हो रहा है। बोले सब पे हो रहा है तो सबको बताओ ना कि उनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। मैंने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा ये बोलो कि कल से आपकी जेब से ज्यादा पैसे निकालने पड़ेंगे 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए, सरकार ने हर लीटर पे 10 रुपया या 5 रुपया या 2 रुपया बढ़ा दिया है। तो उस दिन मेरा माथा ठनका, उस दिन मुझे समझ में आया कि आपको लोगों को टीवी का मतलब ये है कि उस भाषा में समझाना पड़ेगा जिसमें उसके पास सोचने का मौका नहीं हो, वो सोचे नहीं कुछ भी। सो अगर मेरे उपन्यास का एक वाक्य पढ़ के कोई आदमी यूं सोचने लगे कि मैंने क्या लिखा है, वो नहीं हो सकता। उसको तो यहां से पढ़ते हुए जाना चाहिए, सर 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 सर, सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है, हर 2 पन्ने के बाद इतना कुछ हो रहा है, घट रहा है। अगर वो सोचने लगेगा तो वो किताब नहीं पढ़ेगा, तो भाषा उस घटनाक्रम में बाधक नहीं बन सकती। सो उपन्यास का जो जॉनर है, उस जॉनर के लिए आपको एक फ्लो चाहिए भाषा का। तो मैंने उस नज़र से, क्योंकि मेरा जो ज्ञान था 1994 में मेरे एडिटर ने मुझे दिया था कि भाषा इतनी सिंपल हो, इतनी आसानी से समझ में आ जाए कि इंसान को सोचना ना पड़े, वो ज़बान लिखनी है। उन्होंने कहा अपना अखबार में जो तुम करते थे उसको भूल जाओ, यहाँ तुम्हारे ड्राइंग रूम में बंदा बैठा हुआ है 6 फीट की दूरी पे या 8 फीट की दूरी पर, तुम उसे बता रहे हो, उसको अगर एक बार में समझ में नहीं आया ना तो वो भाग जाएगा। अब किताब सोचिए, किताब में तो 1 फीट की दूरी भी नहीं है, किताब तो मेरे पास यहाँ है, अगर उसको यहाँ नहीं समझ में आया तो किताब उठा के वो तो फेंक देगा। तो मैंने जब लिखा कुलदीप, तो मेरे मन में सीधा सीधा यही था, एक बार में सेंटेंस पढ़ते समझ में आना चाहिए। और एक बात और बताता हूँ आपको, कुछ दिनों पहले चेतन भगत ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम अपने पाठक को, खासतौर से उन्होंने हिंदी का नाम लिया, कि हिंदी के लेखक अपने पाठक को किताबों से दूर भगा देते हैं, डराते हैं अपनी भाषा से। मुझे लगता है कि उनका ये बात उनकी सही है। हमको भाषा के स्तर के ऊपर दर्शकों के पास जाने की ज़रूरत है, ना कि उनको दूर भगाने की ज़रूरत है। भाषा को उस तरीके से लिखना, क्योंकि आज की पीढ़ी वैसे ही नहीं पढ़ेगी, वैसे ही नहीं देख रही है, फ़ोन में दिन भर उलझी हुई है, नेटफ्लिक्स में, प्राइम में उलझी हुई है, वो कहाँ किताबों की तरफ फोकस होगी। तो किताबों की तरफ वो फोकस तब होगी जब उसका मन ललचाएगा कि उसमें क्या है, और वो इतना आसान होगा जितना नेटफ्लिक्स में होता है। नेटफ्लिक्स की भाषा, हिंदी फिल्मों की भाषा, वो भाषा नहीं होती जहां आपको सोचना पड़े। हमको उस लेवल पे जाके लोगों का मनोरंजन करना पड़ेगा, उनको उस लेवल पे जाके मनोरंजन करते हुए ज्ञान देना पड़ेगा, जिससे वो आपकी तरफ खींचें, आपकी हर किताब का बेसब्री से इंतजार करें, कुलदीप राघव का इंतजार करें, संजीव पालीवाल का इंतजार करें, और ऐसे दसियों बीसियों युवा लेखकों का इंतजार करें जो अभी लिखने की तमन्ना रखते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया, जो पुस्तक है वो 250 रुपये आपने उसका मूल्य बताया, उपलब्ध है, और 2 फिल्मों का मज़ा उसमें लिया जा सकता है। मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि किंडल पर भी जो है नैना उपलब्ध है,
और जैसा कि आप बहुत बिल्कुल, सस्ती और होगी वहाँ। मुझे ये किंडल अनलिमिटेड पे बिल्कुल फ्री मिली है। मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ वाह। सभी को। आप नैना जो है किंडल पर भी पढ़ सकते हैं। मैंने जस्ट पढ़नी शुरू ही करी है। तो चर्चा को जो है हम और आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही रोचक होती जा रही है, और तमाम अपने जीवन से एग्जाम्पल लेकर के संजीव जी बहुत अच्छे से इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आगे जो एक चीज़ है, जैसा कि आपने नेटफ्लिक्स की बात करी, जैसे कि आपने कहा कि भी तमाम वेब सीरीज और तमाम फिल्में अब इसमें बन रही हैं, उसी के संबंध में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल का जो थ्रिलर और क्राइम पर आधारित जो वेब सीरीज है, वो प्रचलित हो रही हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए जो दिखाया जाता है वही सच है। लेकिन आपके लिए आप क्या मानते हैं कि वास्तविकता के कितने करीब हैं और कितना दूर? देखिए, एक बात तो मैं बहुत साफ कर दूं, मुझे जो वेब सीरीज में गालियां होती हैं ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है गालियां जबरदस्ती ठूसी जाती हैं, लेकिन एक हमारे समाज की सच्चाई है। वो सच्चाई ये है कि हमारे छोटे शहरों में, मोहल्लों में, गलियों में बहुत गालियां दी जाती हैं। ये एक सच्चाई है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हमने इतनी गालियां सुनी हैं, और शायद इतनी गालियां दी होंगी जो हम पब्लिकली या अपने घर में बैठ के कभी नहीं देते हैं, लेकिन सड़क पर निकलते ही पता नहीं हिंदुस्तानी को क्या हो जाता है, वो माँ बहन से नीचे बात नहीं करते। और जब हम रियलिस्टिक सिनेमा बनाते हैं तो वो गालियां उसका पार्ट हो जाती हैं, और वो वैसे ही चली जाती हैं। मेरा मानना है कि उसको नहीं दिखाना चाहिए, उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब इसका जो विरोधी लोग हैं इसको रोकने के, वो कहते हैं कि ये तो पर्सनलाइज मीडियम है, हर आदमी अलग अलग अपनी डिवाइस पे देख रहा है। वो पुराने ज़माने का मीडियम नहीं है ये, जहाँ पूरे घर में एक ही टीवी होता था, सब देखते थे। यहाँ तो कोई मोबाइल पे देख रहा है, कोई अपने लैपटॉप पे देख रहा है, कोई अपने ड्राइंग रूम में टीवी पर देख रहा है। तो सबके लिए अलग अलग ये इंडिविजुअल मीडियम है। तो इसमें गालियाँ दिखाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है, अभी हिंदुस्तानी समाज वहाँ नहीं पहुँचा है जहाँ अमेरिकन या यूरोपियंस पहुँच गए हैं, जहाँ वो, क्योंकि वहाँ का जो उनका जो सोशल फैब्रिक है वो अलग अलग है, कि 16 साल का बच्चा हुआ कि वो अलग हो जाता है, 18 साल की उम्र में वो अलग जाके रहने लगे। हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ आज भी 24-25 साल तक, या अगर वो शहर से बाहर नौकरी करने नहीं गया है तो वो घर में ही रहेगा, वो अपने माँ बाप के साथ ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो आज भी एक साथ ही बैठ के टीवी देखेंगे। खासतौर से दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों को छोड़ दें तो छोटे शहर में तो ये बहुत आम है कि संयुक्त परिवार में ही लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ तक रियलिस्टिक सिनेमा है तो रियलिस्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम गालियों को लेके ही है उसके साथ। तो गालियाँ मुझे लगता है कि कम करने की ज़रूरत है, वो उतना ठीक नहीं है। मानता हूँ मैं कि जबकि हमारे यहाँ गालियाँ दी जाती हैं, एक सच्चाई है, चाहे वो पुलिस थाने में हो, चाहे वो गली मोहल्ले में। अरे हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, वो तो अपने घर में ही गाली देते रहते थे, अपनी बेटी बहू सब सामने होती थी और वो उनका तकिया कलाम थी उनकी गालियाँ। हमने ऐसे बहुत किरदार अपने आस पड़ोस में देखे होंगे जो जिनकी उनके हर सेंटेंस में गाली होती थी। हमारे एक साथी थे जो न्यूज चैनल में काम करते थे, वो बात बात पे गालियां दिया करते। उनको ये एहसास ही नहीं था कि उनके मुंह से गालियां कब निकलती हैं, और कोई उनकी गाली का बुरा ही नहीं मानता था, वो गाली ऐसी देते रहते थे। आज वो बड़े पद पे, आई थिंक वो किसी OTT प्लेटफॉर्म में बड़े पद पर है। बिल्कुल, जैसा कि आपने ये बताया, ये जो है समाज में है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई गालियाँ और इस तरीके के जो अपशब्दों का प्रयोग है, वो आम तौर पर जन समुदाय में होता है। और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल मैं भी उससे सहमत हूँ कि इस तरीके का जो प्रयोग है वो वेब सीरीज या इस तरीके का कोई भी कंटेंट जो लोगों में पहुंच रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो है उसको रोकना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न और आ रहे हैं हैशटैग आस्क संजीव जी से। तो मैं वो प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहूंगा। राहुल मिश्रा जी जो है आपसे पूछना चाहते हैं कि हिंदी का सर, हिंदी की कुछ शैली जिनका अहर्निश लोप होता जा रहा है, कैसे उसे वापस आज की शैली में लाया जाए? आपको करना है, आप उन शैलियों पे काम करना शुरू कर दीजिए, वापस आ जाएंगी। मैं सच बोलता हूँ, आपको देखिए, अगर आपके अंदर किसी चीज को वापस लाने की तमन्ना है तो कोशिश पहल आप ही को करनी पड़ेगी। आप कीजिए। मेरे को क्राइम पढ़ने का शौक था, मेरा मन था क्राइम लिखने का, मैंने क्राइम लिख दिया। बहुत टाइम लगाया, मैंने 20 साल सोचा, बहुत मन था, 4-6 चीजें अधूरी छोड़ दी,
लेकिन अल्टीमेटली लिख दिया। तो अब मैं दूसरा पे लिख रहा हूँ, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा। जो ख्वाहिश आपकी है वो आप ही पूरी कीजिए, आपको करनी पड़ेगी। और यकीन मानिए हर चीज़ के लिए लोग तैयार हैं हाथों हाथ लेने के लिए, बस सामने कुछ आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही सटीक जवाब आपने जो है यहाँ पर हमारे राहुल मिश्रा जी को दिया है। उन्हीं का एक और प्रश्न मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। उनका प्रश्न है कि सर क्या आजकल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक मंच प्रदान नहीं करना चाहिए जिससे नव प्रतिभाओं को मौका मिले लोगों के सामने खुद को साबित करने का? हो सकता है भारत की किसी गली में कोई दिनकर या कोई कुमार विश्वास मिल जाए। तो आज तो आप किसी चीज़ के मोहताज हो नहीं, आप तो टेक्नोलॉजी ने सब कुछ इतना आसान कर दिया है, आपको क्यों किसी चैनल से या किसी से उम्मीद है? अगर आपके अंदर क्षमता है, प्रतिभा है, तो आप तो अपना खुद ही दिखा सकते हो टैलेंट, अपना चैनल बना सकते हो, आपका फेसबुक है। मैं आपको बता देता हूँ, मुझे ऐसे 3-4 लोगों की तलाश है जो अच्छा लिखते हो, अच्छा प्रेजेंट करते हो, मैं ऐसे लोगों को खोज रहा हूँ। अगर आप ऐसा कुछ करते हो, अच्छा लिखते हो, आपने बहुत बड़े-बड़े नाम लिए, अगर उनके जैसा उनका 10% भी आपके अंदर है, तो प्लीज़ मुझसे संपर्क करिएगा, अपना कोई वीडियो बनाइएगा। ऐसे कुछ लोग जो अच्छी कविता, अच्छी कहानियाँ लिखते हैं और खुद अच्छा प्रेजेंट भी कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो मेरे से संपर्क करिए, मुझे ऐसे लोगों की तलाश है। जी, बिल्कुल। और मेरी ज़रूरत आपको किसी को होनी नहीं चाहिए। अगर आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर इनके थ्रू अपना टैलेंट रखेंगे, कोई ना कोई आपके पास आ जाएगा कि ठीक है आप हमारे साथ आइए, हमारे लिए काम कीजिए या हमारे लिए कंटेंट जनरेट कीजिए। आजकल तो दुनिया बहुत फैल गई है, आपको अपना टैलेंट दिखाने की ज़रूरत है, हो सकता है क्लिक हो जाए। और कहीं न कहीं मैं सभी दर्शकों को ये बात भी बताना चाहूँगा कि मातृभाषा.com भी ऐसा ही एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसको जो है हमने 2016 में शुरू किया और कहीं न कहीं आज जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकी और जो तकनीकी में जो विकास हुआ है, उसी का परिणाम है कि हम काफ़ी लोगों तक अपनी पहुँच बना पाए हैं और हमारे मातृभाषा परिवार में कई ऐसे लोग जो हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़े हैं। तो ये अगला प्रश्न मैं यहाँ पर लूँगा, जैसे कि आपने पहले बताया कि थ्रिलर लेखन जब आपने लिखा, तो उसमें आपने विभिन्न तरीके से सोचा कि उसको जो है जो मौत होगी वो कहाँ होगी, घर पे होगी, बाहर होगी और तरह-तरह से आपने इसमें विचार किया होगा। तो ऐसे में एक जो कॉमन एक साधारण प्रश्न आता है, वो ये है कि भई लेखन में शोध हर कोई अपनी अलग तरीके से करता है। तो ऐसे में क्राइम लेखन जो है मुझे ऐसा लगता है जिसमें तथ्यात्मक रूप से बहुत सही और एकदम जो है फैक्चुअल होने की ज़रूरत होती है, उसमें शोध के अपने तरीके हो सकते हैं। तो इस पर आप कुछ प्रकाश डालिए कि शोध के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? देखिए, पहले तो आपको ये तय करना होगा कि आपकी कहानी क्या है। जब आपने तय कर लिया कि सपोज़ मान लीजिए कि आपने तय किया कि मैं बहुत बड़े बिज़नेसमैन का मॉडल दिखाऊँगा। अब आपको रिसर्च ये करनी होगी कि दरअसल वो किस चीज़ का बिज़नेस करते थे? उनका बिज़नेस था क्या? उनके बिज़नेस को आपको समझना पड़ेगा पहले। क्योंकि जब आप उसको बिज़नेसमैन दिखा रहे होंगे ना, तब आपको ये बताना पड़ेगा वो बिज़नेस है क्या? मान लीजिए आप बड़ा बिज़नेसमैन है तो उसकी फैक्ट्री होंगी, किस चीज़ की फैक्ट्री है? और वो सप्लाई किसको करते थे? किन-किन लोगों के साथ उनका मिलना-जुलना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। किन-किन के संपर्क में आते थे वो कैसे वो बिज़नेस चलता है, ये आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप वो ऑथेंटिक नॉवेल बना पाएँगे। मैंने पहला नॉवेल इसीलिए न्यूज़ एंकर को माध्यम बना के लिखा, क्योंकि वो मुझे उसके बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। वो रिसर्च मेरे पास रेडीमेड थी। मुझे कहाँ रिसर्च करनी पड़ी कि जब मैंने मर्डर दिखाया और जब मुझे पोस्टमार्टम कराना था, तो मुझे तजुर्बा नहीं था कि पोस्टमार्टम होता कैसे है। उस पोस्टमार्टम के लिए मैंने डॉक्टर से बात की, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि पोस्टमार्टम में क्या-क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और क्या-क्या फाइंडिंग्स हम पुलिस को बताते हैं। क्या-क्या चीज़ें उसमें होती हैं, उसका मैंने इस्तेमाल किया। तीसरी चीज़ जो मैंने रिसर्च की जिसमें कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है। मेरा पुलिस से कोई साबका नहीं था कि आखिर इन्वेस्टिगेशन होगा तो इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू होगा, कैसे वो एक-एक चीज़ को पकड़ेंगे। जैसे हम फ़िल्मों में देखते हैं ना या कहीं आप अखबारों में देखते हैं, वो इतना आसान होता नहीं है। उसमें बहुत मुश्किल होती है एक-एक चीज़ को खोजना, देखना, एक-एक क्लू उठाना, करना। अमेरिकन फ़िल्में या बाहर की फ़िल्में में दूसरे तरीके का इन्वेस्टिगेशन होता है, हिंदुस्तान में इन्वेस्टिगेशन अलग होता है। तो आपको अपने परिवेश को समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, तब आप ऑथेंटिक तरीके से
लिख पाएंगे। अब जैसे नैना का सीन है, जो पहला सीन है, जब मैंने पहले सीन में नैना मरती है, उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है, उसको किस तरीके से वो देखती है, इसको मैंने 3 बार बदला। मैंने पहले लिखा, फिर मैंने हमारे ऑफिस में एक साथी हैं शम्स ताहिर खान, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या मैंने ये ठीक लिखा है? उन्होंने उसको पढ़ा तो उन्होंने मुझे 2-3 चेंजेस उसमें बताए। फिर जब उन्होंने बताया उसके बाद मैंने एक डॉक्टर को फ़ोन किया, उनको मैंने पूछा, मैंने कहा देखिए मैंने ये लिखा है इस तरीके से, क्या ये सही है लिखना? क्या वाकई ऐसा ही होता है जब कोई जाके पेड़ से टकराएगा, उसमें कुछ होगा, उसके पीछे से वार किया जाएगा? तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें सजेस्ट की, तो मैंने उनको बदला। तो ये एक शोध है जो आपको करना पड़ता है। अब हमें नहीं मालूम कि पुलिस कैसे काम करती है, हमें नहीं मालूम डॉक्टर कैसे काम करता है, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो कोई डॉक्टर या पोस्टमार्टम करने वाला उसके ऊपर उंगली ना उठाए, टीवी चैनल वाला ये ना कहे तुमने गलत लिख दिया है। अब मैं बताता हूँ मेरी प्रॉब्लम क्या होती है। शोध कहाँ होता है? जब आप नेटफ्लिक्स पे ओटीटी पे कोई सीरीज देखते हैं, उसमें न्यूज़ रूम का सीन होता है या न्यूज़ रूम में कुछ घट रहा होता है, सिनेमा बनता है, तो मैं आपको कह सकता हूँ आज तक मैंने एक भी ऐसी फिल्म या सीरीज नहीं देखी जिसमें न्यूज़ रूम को सही तरीके से पिक्चराइज किया गया हो। हमेशा ही न्यूज़ रूम में जो होता है वो गलत तरीके से दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना शोध ठीक से करते नहीं है, किसी न्यूज़ वाले को बुला के अपना कंसल्टेंट नहीं बनाते हैं। अक्सर आप फिल्मों में देखते होंगे, सेना की ड्रेस पहनी हुई है, किसी के यहाँ बैजेस गलत लगे हैं, किसी के स्टार गलत लगे हुए हैं, रैंक कुछ और बताया जा रहा है। एक वेब सीरीज थी, उसमें दिखा दिया गया कि साहब आईएएस को उन्होंने शहर का एसपी बना दिया। एसपी जब एंटर कर रहा है थाने के अंदर तो एसएचओ कुर्सी पे बैठा रहता है। बताइए कभी संभव है क्या? क्या आईएएस बन के आप एसपी बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। बड़ी उस वेब सीरीज की तारीफ हुई, आप अपना सर पीट लेंगे। ये तो शोध का स्तर होता है कि वेब सीरीज में वो कह रहे हैं आईएएस बन गए, और आईएएस बन के पोस्टिंग कहाँ हो रही है? शहर के एसपी कप्तान बन गए आप। अरे ऐसे होता है क्या? और एसपी के खिलाफ एसपी जब थाने में जाता है तो उसका एसएचओ बैठे बैठे उसे देखता रहता है ऐसे। आप बताइए कभी होगा संभव कि एसएचओ बैठा रहे कुर्सी के ऊपर? उसकी हिम्मत है कि एसपी पहुंच जाए तो बैठा रहे? ये शोध हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हम क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। वो जो घटनाक्रम जिस जगह का लिख रहे हैं वो उसके बारे में हमें पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि जितना ऑथेंटिक वो होगा ना, उतना ऑथेंटिक आपकी कृति बनेगी। बिल्कुल। तो शोध की विशेष आवश्यकता जैसे आपने बताई कि तथ्यात्मक रूप से सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और यही कहीं न कहीं दर्शकों के बीच भी जो लेखन है उसको कहीं एक सम्मान दिलाता है कि अच्छे से लिखा भी गया है और जो लिखा है वो तथ्यात्मक रूप से सही भी है। ऐसे में एक और तरीके का शोध जो है वो आजकल चल रहा है, या यूँ कहें कि मार्केटिंग की दुनिया की अगर बात करें तो पाठक वर्ग पर भी कुछ शोध होता है। ऐसे में एक प्रश्न मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि हिंदी भाषा में जो थ्रिलर उपन्यास हैं, उसका पाठक वर्ग आपको कितना मजबूत लगता है? और एक लेखक के लिए पाठक वर्ग पर शोध करना कितना आवश्यक है? देखिए, शोध तो बहुत ज़रूरी होता है और समय समय पर कंपनियां करती रहती हैं। ये मतलब लेखक नहीं करता इस तरीके के शोध। शोध जो है वो कंपनियां करती हैं, पब्लिशिंग हाउस करेगा, उसको करना होगा। लेकिन जो आपका पहला सवाल है कि लेखक पाठक हैं, ज़रूरत है पाठक तक पहुंचने की। पाठक को अगर ये पता ही नहीं है कि मेरी कोई किताब नैना आई है जो कि एक क्राइम फिक्शन है, तो वो कैसे खरीदेगा? क्योंकि ये तो लिखने की ये तो विधा ही खत्म हो गई। क्राइम लेखन तो हिंदुस्तान में खत्म हो गया। सुरेंद्र मोहन पाठक का एक उपन्यास आता है, साल में 2 या 3 उपन्यास वो लिख देते हैं। उनकी एक सप्लाई चेन बनी हुई है, उनके फैन क्लब्स बने हुए हैं। लेकिन संजीव पालीवाल का कोई फैन क्लब नहीं। तो संजीव पालीवाल क्या करेंगे? संजीव पालीवाल जाएंगे, विवेक से कहेंगे विवेक मेरा एक लाइव कर दो, मेरी पुस्तक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दो। तो विवेक क्या करेंगे? विवेक भी कहेंगे हाँ ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपके बारे में बात कर लेता हूँ। तो इस तरीके से यही हमारा शोध है और यही हमारा एक तरीके से पाठकों तक पहुंचने का जरिया है। आज की तारीख में सबसे पहला काम है अपने पाठक तक आपको खुद पहुंचना होगा, और उसका माध्यम सिर्फ एक ही है, मातृभाषा जैसी संस्थाएं जो हिंदी लेखकों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान कर रही हैं। उनको एक मंच देती हैं अपनी बात को पहुंचाने का, पाठकों के बीच में एक ऐसा ब्रिज बनाने का, जरिया बनने का कि दोनों का काम आसान हो जाए। पाठक को पता चल जाए ऐसी कोई पुस्तक आई है, लेखक को पता चल जाए कि उसके पाठक तैयार हैं। बिल्कुल। तो
अभी हमने काफ़ी बात करी थ्रिलर लेखन की, और ये जो है हमारी आज की चर्चा के विषय का एक भाग है। दूसरे भाग की ओर अगर हम चलें, युवाओं के लिए जो लेखन में अवसर हैं, तो जब हिंदी की बात होती है तो नई वाली हिंदी की बात होना बहुत लाज़मी है, या यूँ कहें समकालीन जो हिंदी लिखी जा रही है जिसको नई वाली हिंदी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में नए लेखन को आप कितनी उम्मीद से देखते हैं? बहुत उम्मीद तो मतलब बेपनाह, मतलब उम्मीद के अलावा तो कुछ है ही नहीं, उम्मीद ही उम्मीद है। आप समझिए, नए लेखन ने तो एक ऐसी उम्मीद और एक ऐसी ज़मीन तैयार की है लेखकों के लिए कि उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारे नई ज़मीन में नई हिंदी वाले लेखकों को, चाहे उसमें देव प्रकाश दुबे हों, सत्य व्यास हों, या निखिल सचान हो, या नीलोत्पल मृणाल हो, ये लेखकों ने तो हमारे लिए एक ऐसा काम कर दिया। और इसमें एक और नाम मैं लूँगा, हमारे एक साथी हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर वो हिंदी बेस्ट सेलर की सूची ना बनवाते, दैनिक जागरण में हिंदी बेस्ट सेलर की सूची तैयार होती है, जिसकी वजह से आज नई वाली हिंदी की बात होती है। हमारे साथी एक सहयोगी हैं अनंत विजय, उनका बहुत बड़ा योगदान है नई वाली हिंदी में। नई वाली हिंदी के लेखकों का तो योगदान है, लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर मातृभाषा जैसे प्लेटफॉर्म ना हो तो लेखक पहुंचेगा कैसे? ऐसे ही अगर दैनिक जागरण हर महीने अगर नई वाली हिंदी की बेस्ट सेलर लिस्ट नहीं छापेगा तो लोग पहुंचते कैसे, जानते कैसे, अखबारों में चर्चा नहीं होती। तो ये सब, इन सब चीज़ों की वजह से नई वाली हिंदी तैयार हुई, और नई वाली हिंदी है जिसके लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं आज कि कब किताबें आएँ। और नई वाली हिंदी क्या है? नई वाली हिंदी वही है जो मैं आपसे कह रहा था, बोलचाल की भाषा, जिसमें हम बात करते हैं। आप और हम क्या, पूरा देश जिसमें बात करता है, जो सब समझ जाते हैं, बगैर जोर डाले, दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं होती। नई वाली हिंदी यही है, और नई वाली हिंदी ने ही आम लेखकों के लिए दरवाजे खुले हैं, वरना आम लेखक तो पब्लिशर तक पहुंच ही नहीं पाता। वहां तो वही लोग बैठे हुए हैं जो खुद को साहित्यकार कहते हैं। नई वाली हिंदी के लेखक साहित्यकार नहीं कहते खुद को, वो अपने को लेखक मानते हैं, राइटर मानते हैं, कंटेंट क्रिएटर मानते हैं। आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, आप साहित्यकार का तमगा लगाने के चक्कर में मत पड़िए, वहां आप पहुंच नहीं पाएंगे। उस चक्कर में पढ़ना नहीं है किसी को कि मुझे साहित्यकार बनना है। साहित्यकार बनना छोड़ दीजिए, आप कंटेंट क्रिएटर बनिए पहले, कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, उपन्यास लिखना है, कहानी लिखनी है, कविता लिखनी है, वो कीजिए आप। उसके बाद देखिए क्या होगा। आप सोचेंगे हर बार आपको फलाना पुरस्कार मिल जाए, ढिमाका पुरस्कार मिल जाए, मैं साहित्य अकादमी में चला जाऊं, साहित्य अकादमी पुरस्कार में, सबका कोई मतलब नहीं है। पैसा भी तो कमाना है ना। हिंदी के लेखक को पैसा कमाना भूल गए हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत है आज की तारीख में, हिंदी के लेखक की इतनी औकात नहीं है, इतना उसका असर नहीं है कि वो सिर्फ किताब लिख के अपनी ज़िंदगी जी सके, जीवन यापन कर सके। मेरी कोशिश, या नई वाली हिंदी के तमाम लेखकों की कोशिश से अब इतना हुआ है कि थोड़ा थोड़ा आप 30-40% कमाने लगे, लेकिन इसको 100%, 200%, 300% और 400% पे ले जाना है, जहां हिंदी का राइटर भी सेलिब्रिटी बन सके, जहां उसके नाम से उसको लोग पहचाने कि ये उपन्यासकार है। ये करना है, इसके लिए बहुत सारे लेखकों की ज़रूरत है। 2-4 लेखकों से कुछ नहीं हो। नई हिंदी के भी कितने गिने चुने नाम है, 5-7 नाम है, 8 नाम है, हमें 800 नाम चाहिए। ऐसे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उपन्यास लिखे जाएंगे, तब ज़्यादा से ज़्यादा पाठक आएंगे। जितने ज़्यादा उपन्यास मार्केट में आएंगे, उतने ज़्यादा पाठक बनेंगे। ये समझना होगा। कम उपन्यास से किसी का भला नहीं है, पाठक खत्म होते चले जाएंगे। ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा उपन्यासों की ज़रूरत है, और तभी ज़्यादा पाठक आएंगे। जब भीड़ होती है ना, जब एक जगह 50 किताबें 50 लेखकों की होती हैं, चॉइस ज़्यादा होती है, तब आदमी किताबें ज़्यादा उठाएगा। तो एक सवाल जो हमें लाइव कमेंट के माध्यम से आया है, नितिन सिंह जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि सर, अच्छा लिखने के लिए सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? बस पढ़ना चाहिए। गुलजार साहब का मैंने एक स्टेटमेंट एक बार पढ़ा था, किसी ने उनसे पूछा था नज़्म लिखने के लिए 100 नज़्म पढ़नी पड़ती है। तो ये बात मेरे को भी समझ में आती है, क्योंकि मैंने कम से कम 2-2.5 हज़ार किताबें तो पढ़ी होंगी, अभी तक सिर्फ एक ही किताब लिख पाया हूँ। तो अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ। तो इसलिए जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा लिख पाओगे, उतना अच्छा लिख पाओगे। अच्छा लिखने का सिर्फ एक ही तरीका, क्योंकि आपकी वोकेबलरी खत्म हो जाती है, मतलब शब्द ही नहीं आएंगे, आपको सूझते ही नहीं है। शुरू में जब आप लिखने बैठते हो आपको शब्द ही नहीं सूझते। शब्द कैसे सूझेंगे? जब आप पढ़ोगे। नए शब्द भी तो चाहिए आपके पास, तो नए शब्द कहाँ से आएंगे? वाक्य विन्यास कहाँ से बनेगा आपका? वो पढ़ने से बनेगा।
अब आप जितना पढ़ोगे उतना दिमाग आपका खुलता है, आपकी दुनिया खुलती है, आपको हर चीज़ नई नज़र से देखने की आदत पड़ जाती है। मैं अभी आपको बताऊं, मैं पिछले 4 साल पहले एक पिक्चर मेरे सामने अभी आ गई, वो फेसबुक पिक्चर भेज देता है ना मेमोरी में कि आप तब यहाँ थे सेम डे, तो एक पिक्चर आ गई, तो मैंने उसको देखा और मैंने उसको फेसबुक पे लगा दिया, वो वापस शेयर कर दिया। तो वो इटली के शहर फ्लोरेंस की पिक्चर थी। अब मैं फ्लोरेंस शहर का नाम भी मैंने कभी नहीं सुना था, मुझे नहीं पता था कि फ्लोरेंस नाम का कोई शहर है और वो इटली में होता है। तो मैंने डैन ब्राउन की किताब इन्फर्नो पढ़ी। जब इन्फर्नो पढ़ी तो उन्होंने इतनी खूबसूरती से फ्लोरेंस शहर का जिक्र किया, उसके अंदर पूरी किताब फ्लोरेंस पर बेस्ड थी और बाद में वो बाहर निकल जाती है वहाँ से। मुझे उस फ्लोरेंस शहर से प्यार हुआ। अब मुझे लगा कि दुनिया में मुझे इस शहर में तो जानना है। और जब मैं इटली गया तो मैं फ्लोरेंस शहर ज़रूर गया, और वहाँ जाके मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि वाकई मैंने गलत फैसला नहीं किया था। बिल्कुल, तो डैन ब्राउन, जैसा कि आपने बताया, उनका नाम जो है काफ़ी फेमस है इस तरीके के लेखन के लिए। उनकी जो सीरीज़ है इन्फर्नो हो गई, या फिर और 2-3 किताबों में आई है, और उनको मूवी भी उन पर बनाई गई है। तो आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल मैं फिर से जो है इसी विषय पर लेना चाहूँगा। हिंदी का जो नया लेखक है, क्या कहीं न कहीं भाषाई तौर पर अक्षम नज़र आता है? क्योंकि पिछले साहित्य के मुकाबले, या यूँ कहें नए वाला जो हिंदी है, उसमें भाषा में वो परिपक्वता दिखाई नहीं देती, या यूँ कहें कम दिखाई देती है, या उसे इतना जो है आम जनता के लिए बनाया जाता है कि कहीं न कहीं जो एक शब्दों का जो सौंदर्य है, वो कहीं खोता नज़र आता है। इस पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, इस पे मैं मतलब किसी दूसरे के बारे में क्या टिप्पणी करूँ? ये तो पाठक, देखिए पाठक बहुत समझदार है। जी, पाठक को खुद समझ में आ जाता है कि भाषा कैसी है, किताब कैसी है, क्या कैसा है। तो हम किसी पाठ लेखक को जज करने वाले कौन होते हैं? और बेस्ट जज जो है वो जनता है, लोग हैं। अगर लोगों को पसंद नहीं आएगी एक किताब के बाद, उनकी दूसरी किताब नहीं उठाएगा, वो तो तय सी बात है। तो आपको अपने स्तर के ऊपर ही जाके अपने तरीके से अच्छी चीज़ लिखनी पड़ेगी, और किसका लेवल क्या है, किसका स्तर कैसा है, ये बात हमें पाठकों पर छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं पाठक ही है जो अ, उसे क्या पढ़ना है और क्या वो पढ़ेगा, उसका निर्धारण करता है, और वही एक असली जज है, एक असली निर्णायक है कि कितना अच्छा लिखा गया है। इसी पर एक सवाल जो है हम फिर से अपने कमेंट में जो आ रहे हैं उनसे ले रहे हैं। नवनीत पांडे जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, और उनका प्रश्न है कि हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए आज तक किस प्रकार के प्रयास कर रहा है? देखिए, अगर आप साहित्य से जुड़े हुए हैं तो साहित्य आज तक हमारा एक कार्यक्रम होता है, हर साल जी, होता है। वो हम मेले का आयोजन करते हैं जिसमें तमाम लेखकों को बुलाया जाता है और तमाम हस्तियां उसके अंदर आती हैं। नए लेखक भी आते हैं, पुराने लेखक भी होते हैं, हिंदी के भी होते हैं, अंग्रेजी के भी होते हैं, और सिनेमा की दुनिया के लोग भी होते हैं, गायक भी होते हैं, कवि भी होते हैं, गीतकार भी होते हैं। तो आज तक का ये प्रयास है, क्योंकि हम आज तक एक हिंदी बेल्ट का, इस देश का नंबर 1 चैनल है और हिंदी को समर्पित है। तो इसलिए वो साहित्य के माध्यम से साहित्य को समृद्ध करने के लिए, पाठक और लेखकों के बीच में संवाद कायम करने के लिए ये कार्यक्रम करता है। तो वो अपने जो आज तक का काम है, आज तक बखूबी उसको निभा रहा है। लेकिन यहाँ हम आज तक के काम पे चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे हम हिंदी क्राइम फिक्शन और पाठक और लेखक और पब्लिशर के बीच किस तरीके से नए लोगों को मौका मिले, इस पर चर्चा करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल। तो वापस से जो है चर्चा को यूँ कहें बैक ऑन ट्रैक हम लेकर के आते हैं, और एक सवाल जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा वो ये कि लंबे समय से आप जो है पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, अलग-अलग सामाजिक समस्याओं से, मुद्दों से आप रूबरू होते रहते हैं। आपके अनुसार ऐसे कौन से सामाजिक मुद्दे हैं जिन्हें अभी भी, अगर हिंदी साहित्य की बात करें, तो उनमें स्थान नहीं मिला है, या इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिन पर अभी और लिखने की आवश्यकता है, कम लिखा गया है? देखिए, साहित्य तो एक ऐसी चीज़ है, समाज में जो कुछ होता है वो उसमें बहुत पहले आ जाता है। साहित्य उसको समझ लेता है, अंदाज़ा लगा लेता है समाज में धीरे धीरे जो कुछ घट रहा होता है। तो ऐसा शायद ही कोई मुद्दा होगा जो नहीं आया होगा, है ना? साहित्य की दुनिया, साहित्य का जो विस्तार है वो इतना बड़ा है कि उसमें सभी कुछ समाहित है। लेकिन जो फोकस है, देखिए फोकस क्या है?
फोकस हमें समझने की ज़रूरत है कि हम क्या करना चाहते हैं, किस तरीके के लेखन में जाना चाहते हैं। अगर हम साहित्य 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 करते रहेंगे तो साहित्य करने वाले तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन क्या हम कुछ पॉपुलर रचनाएं कर रहे हैं? पॉपुलर में भी हमारे समाज और सरोकार हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? पूरी दुनिया के अंदर जो पॉपुलर रचनाएं होती हैं उनमें सब सरोकार होते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जिन लोगों ने नैना पढ़ी है, क्या उन्हें नैना में कुछ ऐसे सवाल नहीं दिखाई दिए जो समाज से उभर के आते हैं? उनके जवाब नहीं मिलते। जो द्वंद्व है एक स्त्री का या पुरुष और स्त्री के बीच के जो संबंध हैं, क्या उनके बीच की बात नहीं समझ में आती कि ये हमारे समाज को इस बात का जवाब देना होगा? या अगला उपन्यास जो मैं लिख रहा हूँ, उस उपन्यास में मैंने जिन चीज़ों को उठाया है वो बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। किताबें, उपन्यास बहुत लिखे जा चुके हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब हमारा समाज या बड़े पद पे बैठे हुए लोग या रसूखदार लोग नहीं दे पाए हैं। तो बहुत सारे सवाल शाश्वत हैं और उनके जवाब कभी नहीं मिलते हमको। समाज हमारा इतना बेहिस हो जाता है कि वो उनके जवाब देना ही नहीं चाहता। उनको हमेशा एक कंबल डालकर रखना चाहता है कि इनको दबाते चलो, कोई बात नहीं है। तो ऐसे सवाल महिलाओं को लेके ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें कहीं नहीं मिलते। या हमारे गरीब मजदूर के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको नहीं मिलते। कुछ नहीं बदलता, इस समाज में कुछ नहीं बदलता। अमीर गरीब की खाई वैसे ही है, जाति व्यवस्था वैसे ही है। बड़े शहरों में आपको लगता है कि सब कुछ बदल गया, लेकिन छोटे शहर गांव देहात में जाइए तो आज अलग तरीके का कन्फ्लिक्ट है। आज से 40 साल पहले अलग तरीके का कन्फ्लिक्ट था ऊंची जाति और नीची जाति में, आज उल्टा अलग तरीके का कन्फ्लिक्ट है, लेकिन उसके मायने बदल जाते हैं, वजह बदल जाती है। तो आप उसे साहित्य में भी लिख सकते हो, पॉपुलर में। मैं साहित्य इसलिए नहीं करता, मैं कहता हूँ पॉपुलर लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचो, तो आपकी समस्या का निदान जल्द होगा। शायद लोगों पर असर हो, लेकिन जब आप साहित्य करते हो तो गिने चुने लेखकों तक चले जाते हो। विवेक, हमको ये बात अपने दर्शकों को बतानी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका सेकंड पार्ट है आज के हमारी बातचीत का, जब आप पाठक के पास, अपने पब्लिशर के पास जाते हो, तो आप ये पूछते हो या आपको पता चलता है कि किताबें कितनी बिकती हैं, तो कहीं 500 किताबें बिकती हैं हिंदी की, कुछ 700 किताबें बिकती हैं, और 1000-2000 किताबें बिक जाती हैं तो बेस्ट सेलर बन जाती है। ये एक सच्चाई से हमें रूबरू होना पड़ेगा। हमारा हिंदी का किताब 10,000 किताबें बेच लेता है तो पागल हो जाता है हिंदी का लेखक, मेरी 10,000 बिक गई और किसी की 25,000 बिक गई तो वाह क्या कहने। लाख तक तो शायद ही कोई पहुंचा हो आज तक हिंदी में। पिछले 20 सालों में, 25 सालों में कोई पहुंचा ही नहीं। 50,000 भी शायद ही कोई पहुंचा होगा। 5-7 हज़ार बिक जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम किस साहित्य की बात कर रहे हैं, कहाँ लोगों तक पहुंचने की बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, हम किस साहित्य की बात करें? अगर आपका एडिशन में, आपका पब्लिशर आपको बोले कि 350 किताबों का मेरा तो एडिशन है, 350 किताबों का एक एडिशन, और एक एडिशन कभी खत्म नहीं होता। आप हिंदी साहित्य रच रहे हो, साहित्य कर रहे हो, अरे भाई क्या है यार, कौन पढ़ रहा है आपका साहित्य? कौन सी समस्या का उससे हल हो रहा है? बिल्कुल बड़ी समस्या है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। लोगों को बताने की जरूरत है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। विवेक मातृभाषा के माध्यम से मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस तरीके के हमें सैकड़ों प्लेटफॉर्म चाहिए, जैसे सैकड़ों लेखक चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतनी बड़ी हिंदी की आबादी, लोगों तक पहुंचोगे कैसे आप? किताब उसकी प्रायोरिटी में नहीं है। इस गरीब देश की प्रायोरिटी में किताब नहीं है। उसकी प्रायोरिटी किताब को बनाना पड़ेगा कि उसकी प्रायोरिटी में किताब आए। वो मोबाइल फोन पे वीडियो देख देख के बहुत खुश है, उसको बताइए। जैसे आपने कहा ना, किंडल में उसको फ्री में मिल गई आपको किताब, किंडल अनलिमिटेड के थ्रू। तो अनलिमिटेड के थ्रू आप किताबें पढ़ सकते हो, वो भी मुफ्त के अंदर। ये लोगों को बताने की जरूरत है, लोग नहीं जानते। 600 रुपए है, 700 रुपए है, कितना है अनलिमिटेड का एक साल का सब्सक्रिप्शन? जी 1000 रुपए मुझे लगता है, या फिर मंथली हाँ, भी 1000 उसको रुपए लिया जा होगा। सकता है, हाँ, 150 या 100 रुपए में। लिया जा सकता है। हाँ, तो उसमें आप अनलिमिटेड किताबें पढ़ बिल्कुल लेते हो। तो ये है मेरा कहना। तो हम साहित्य ज़्यादा ना करें, हम लेखन पे बात करें कि लिखो, लोगों तक पहुंचो। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, मैं बिल्कुल जो है इस बात से पूरा आपका समर्थन करूँगा, क्योंकि 2017 में जब मैंने अपना पहला काव्य संकलन छपाने की कोशिश करी, तो उस समय जो मेरी पब्लिशर से, प्रकाशक से बातचीत हुई, तो इस पर उन्होंने विशेष विचार रखे कि कितनी कॉपियाँ बिक सकती हैं और कितनी कॉपियाँ बिकती हैं। या यूँ कहें कि जो प्राइस भी रखा जाता है, अगर आप अंग्रेज़ी का एक नॉवल ले लें या हिंदी का ले लें,
दोनों के प्राइस में भी खासा जो है फ़र्क करना पड़ जाता है, क्योंकि एक तो पाठक वर्ग बहुत ज़्यादा नहीं है और लोग महँगी किताबें ज़्यादा खरीदना पसंद भी नहीं करते। उसमें भी अगर एक पर्टिकुलर जॉनर हो जाए, तो ये और ज़्यादा जो है कहीं न कहीं चीज़ों को मुश्किल बना देता है। तो आगे जो है हम अपने इस सेक्शन में और आगे चलते हैं और बात करेंगे युवा लेखकों को होने वाली जो प्रकाशन संबंधी समस्याएं हैं, उनको किस प्रकार से आसान बनाया जा सकता है। एक युवा लेखक किस प्रकार प्रकाशक तक पहुंचे और किस प्रकार जो उसकी स्क्रिप्ट है उसको प्रदर्शित करे कि उसको छापा जा सके। जी, मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, अपना अनुभव बताऊंगा। जी ठीक है ना। मेरा अनुभव क्या था, मैं किताब लिखना मैंने शुरू कर दिया और मैंने पूरी किताब अपनी ख़त्म कर ली। पिछले साल जुलाई में ख़त्म कर ली थी मैंने। ठीक है। और जुलाई में मैंने एक प्रकाशक को किताब अपनी भेज दी, पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट। उन्होंने एक ब्रीफ भी मांगा। उन्होंने कहा, जब मैंने कहा मेरे पास पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी है, उन्होंने कहा एक ब्रीफ नोट आप हमें दे दीजिए कि किताब दरअसल है क्या। तो वो लिख दी और हमने किताब भेज दी। 1 महीना हमें इंतज़ार करना पड़ा। तो उन्होंने हमें बताया, मुझे बताया कि ठीक है, वो इस किताब को छापेंगे। 1 महीना निकल गया, मतलब जुलाई में दे दी थी, पूरा जुलाई निकल गया। अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में उन्होंने किताब पढ़ के किताब के बारे में अपने ऑब्जर्वेशन दिए कि उनके हिसाब से इस किताब में किन किन बदलावों की ज़रूरत है। 2-3 पेज की चिट्ठी थी। मैंने उस पूरा चिट्ठी को पढ़ा। 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। पहले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार, मैंने अपनी किताब दी और एडिटर कह रहा है कि इसमें ये बदलाव करने पड़ेंगे। 15-20 पॉइंट थे उसमें। मुझे बहुत गुस्सा आया, सच में बहुत बुरा लगा मुझे, जबकि मैं खुद एडिटर हूँ और मैं लोगों की स्क्रिप्ट के साथ भी यही करता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा नहीं लगता किसी को भी कि उसकी स्क्रिप्ट में कोई कमियां बताए। फिर मैंने बहुत ध्यान से सोचा, ठंडे दिमाग से सोचा कि इसमें कितना सही है, कितना गलत है, क्या लगता है। फिर मैंने माना कि 15 पॉइंट अगर हैं तो 5 ऐसे पॉइंट हैं जो सही हैं, 5-7 ऐसे पॉइंट हैं जो इग्नोर किए जा सकते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मैंने उनको फ्रैंकली बता दिया। मैंने कहा देखिए, आप ये 15 चीज़ों में से मैं सिर्फ 5 चीज़ें मानूंगा, बाकी कुछ नहीं मानूंगा, बाकी मेरे हिसाब से सब सही है। मैंने उनकी वो 5 चीज़ें कर दी। 5 चीज़ें करके पूरा उपन्यास दोबारा रिफर करके मैंने उनको भेज दिया। सितंबर निकल गया, सितंबर एंड में मैंने उन्हें भेज दिया। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि नवंबर में उपन्यास आ जाए। उन्होंने कहा नवंबर में नहीं आ सकता। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकता? उन्होंने कहा देखिए, प्रोसेस होता है, कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं उपन्यास को प्रिंट में जाने के, प्रिंट होके आने में, बाइंडिंग होने में, सब चीज़ों में। तो ये एक पूरा टोटल प्रोसेस आपके हाथ से निकल के छपने के बीच में 6 महीने लगते हैं। और फरवरी में जाके वो उपन्यास आया, आप अंदाज़ा लगाइए। तो ये मेरे लिए भी एक चौंकाने वाली बात थी। मैं सोचता था मैं इधर किताब दूंगा, 1 महीने में वो छाप देंगे। ऐसा होता नहीं है, समझ में आया। क्यों नहीं होता, अब ये समझना पड़ेगा। पब्लिशिंग हाउस या एडिटर एक वक्त में एक किताब को पढ़ेगा, एक मैन्यूस्क्रिप्ट, तो कुछ तो टाइम लेगा। कितनी किताबें पढ़ सकता है? अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने में, 1 दिन में तो एक किताब कोई भी इंसान खत्म नहीं कर सकता। 3-4 दिन, 5 दिन तो उसे किताब को खत्म करने में लगने ही लगने हैं। और आज मैंने उसको किताब दी है अपनी, तो उसके पास 10-15 पुरानी किताबें भी हो सकती हैं जो पहले से बैकलॉग में आई होंगी, वो पढ़ रहा होगा, जिसके बारे में उन्हें ये फैसला करना पड़ेगा भाई एक पब्लिशिंग हाउस कितने एडिटर रखेगा, 2, 4, 5, क्योंकि हर साल, हर महीने उन्हें 10 किताबें निकालनी है। तो 2 या 3 लोग ही होंगे जो सारी मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर अपने ऑब्जर्वेशन देंगे, फिर आप उन्हें चेंज करेंगे, फिर उनके पास जाएगी, वो फिर उसको एडिट करेंगे, एडिट करके उसकी टाइप सेटिंग होगी। तो इन सब चीज़ों में टाइप सेटिंग होने के बाद वो प्रिंट में जाएगी, प्रिंट में जाने के बाद मशीन टाइम लेगी। 5000 कॉपी अगर आपकी छप रही हैं तो 5000 कॉपी छापने में भी टाइम लगता है। छप के आएंगी, कवर बनेगा, कवर डिज़ाइन होगा, आपको कवर पसंद आएगा नहीं आएगा, ऊपर किसका कोट लगेगा, पीछे किसका कोट लगेगा, अंदर क्या होगा, फ़ोटो कैसी होगी, ये सब पब्लिशर, एडिटर आपसे पूछ के करता है, राइटर से। इन चीज़ों में 6 महीने लगते हैं।
तो ये हो गया मेरा अपना अनुभव। अब सवाल ये है कि युवा लेखक को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपना उपन्यास पूरा करना चाहिए या कहानी संग्रह पूरा करना चाहिए। उपन्यास की बात करते हैं, मैं बाकी चीजें छोड़ देता हूं। तो अगर आपके पास कोई भी स्टोरी है, आप उस उपन्यास को पहले लिख लीजिए और लिखने के बाद आप पब्लिशर के पास जाइए, पब्लिशर को सबमिट कीजिए, उससे बात कीजिए और पूरा उपन्यास अगर आप उसे दे देंगे तो उसे बहुत खुशी होगी। फिर इंतजार कीजिए, जल्दी मत कीजिए, रोज 3 मैसेज मत भेजिए, 5 मैसेज मत भेजिए, 10 दिन में इंतजार कीजिए, 1-1.5 महीना लगेगा उनको आपका उपन्यास पढ़ने में। पढ़ के फिर वो सजेशन देंगे। यकीन मानिए आज की तारीख में पब्लिशिंग इंडस्ट्री को अच्छे लोगों की ज़रूरत है। लोग चाहते हैं कि नए लोग आएँ, अच्छा लिखने वाले सामने आएँ, उनकी किताब छपे। सारे पब्लिशर की ये ख्वाहिश है। सबका अपना अपना बिजनेस मॉडल है, किसी का बिजनेस मॉडल अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है, लेकिन छापने से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि उनका तो काम ही है छापना। बड़े अच्छे पब्लिशर हैं, बड़े अच्छे एडिटर हैं उनके यहाँ, आप उनके पास जाइए, अपना उपन्यास लेके जाइए। उनकी तकलीफ क्या होती है, 1 पेज लिखा नहीं होता कि शुरू हो जाते हैं कि आप हमारा उपन्यास छापेंगे, क्या आप हमारा उपन्यास छापेंगे? भाई आप लिखो तो सही, आपने लिखा नहीं है उपन्यास, कोई छापेगा कैसे? तो पहले लिखिए, पहले कंप्लीट कीजिए, फिर आप उनके पास जाइए। मेरा सुझाव ये है, जो मैंने किया, मेरी जिंदगी उससे आसान हो गई। दूसरा भी, मैंने उनको कोई सिनॉप्सिस नहीं दी, कुछ नहीं दिया, मैं उपन्यास लिख रहा हूँ, जब पूरा हो जाएगा तब मैं उन्हें दे दूंगा। बिल्कुल। तो ये बेस्ट यहाँ पर तरीका है। एक सवाल मैं और लेना चाहूँगा। जैसे कि आपने बताया कि प्रकाशन में इतना वक़्त लगता है, करीबन 6 महीने का समय आपने बताया। ये मुझे लगता है कि स्तरीय प्रकाशन में तो इतना समय लगेगा ही लगेगा, जो बड़े प्रकाशन भवन हैं, वो इस तरीके से किताब की मार्केटिंग पर भी अपने अलग तरीके से काम करते हैं और वो भी चीज़ समय लेती है। जी। यहाँ पर एक जो नया कॉन्सेप्ट पिछले कुछ समय में आया है, उसका नाम है सेल्फ पब्लिशिंग या यूँ कहें स्वप्रकाशन, जिसके लिए जो युवा है वो खासा उसकी तरफ जो है आकर्षित होता है क्योंकि कहीं न कहीं जो समय उसमें लगता है वो कम है। कई जो स्वप्रकाशन के भवन हैं वो तो यहाँ तक जो है कहते हैं कि भई आप आज लाइए और 1 हफ्ते में किताब जो है वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट और तमाम जगहों पर मिल जाएगी। इस पर आप के मैं कुछ विचार यहाँ पर चाहता हूँ कि क्या किसी को स्वप्रकाशन में जाना चाहिए या कहीं न कहीं एक वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि एक अच्छा और स्तरीय प्रकाशन भवन उनसे उनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको एक्सेप्ट करे? देखिए, ट्रेडिशनल तरीका और सही तरीका, सम्मानजनक तरीका तो यही है कि आपको कोई पब्लिशर अगर पब्लिश कर दे तो अच्छी बात है। इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ना कि प्लेटफॉर्म मैटर करता है। कौन आपकी किताब छाप रहा है, इस बात से बड़ा फर्क पड़ता है। अगर बड़ा पब्लिशर छापता है तो आप में लोग ये मान लेते हैं अपने आप कि आप में, लेखक में और उसकी रचना दोनों ही अच्छी हैं। एक सीधी सी बात है ना? तो अगर आप ठीक वैसे ही समझ लीजिए, नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज आती है तो आप मानते हो यार अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही कोई दूरदर्शन पे सीरियल आता है तो आप कहते हो हाँ ऐसे ही होगा। एक मेंटेलिटी है, इसमें ना दूरदर्शन की कोई बुराई है, ना इसमें नेटफ्लिक्स की कोई अच्छाई है। करण जौहर कोई फिल्म बनाता है तो हम मान लेते हैं कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई होगी उसने, है ना? ये एक टेंडेंसी हो जाती है, एक ब्रांड परसेप्शन हो जाता है। अगर मार्केटिंग की उसके अंदर देखें तो ब्रांड इमेज होती है जो आप साथ साथ लेके कैरी करते हो। उसी तरीके से कोई पब्लिशर अगर आपको छाप देता है, नामी गिरामी 10-12 पब्लिशर है हमारे देश में, अगर वो छाप देते हैं तो ये माना जाता है कि नहीं यार अच्छी चीज़ है कि फलाने प्रकाशन से आई है तो अच्छा है, तो बढ़िया बात है। इसीलिए सारे लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना खुद बना लेते हैं मकाम। वो कहते हैं मैं सेल्फ पब्लिश करूँगा क्योंकि मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही किसी पब्लिशर के पास जाके, मेरी किताब इतनी अच्छी है कि मुझे अच्छी डील नहीं मिल रही। अगर आपको खुद पे ये भरोसा है तो आप सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं, और किंडल वगैरह पे तो सेल्फ पब्लिश करना जी। बहुत आसान हो गया है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो इस बात को बढ़ावा देते हैं कि आप आइए सेल्फ पब्लिश कीजिए हमारे साथ, हम आपके साथ रेवेन्यू शेयर कर लेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा जी, पैसे जी। आप ही के होते हैं, क्योंकि उसमें तो कोई खर्चा है नहीं। पब्लिशर का सारा खर्चा तो कागज़ में, प्रिंटिंग में जाता है ना, बाइंडिंग करा के उसकी मार्केटिंग करने में, दुकानों में भेजने में जाता है सारा खर्चा। तो किंडल में क्या है, एक बार फॉर्मेटिंग हो गई, सेटिंग हो गई, उसके बाद आपने उसे अपलोड कर दिया, बात खत्म हो गई। उसके बाद तो सब लोग अपना अपना पढ़ रहे हैं, सारा रेवेन्यू शेयर आपके साथ होता है, मैक्सिमम शेयर आपका होता है, मेजॉरिटी शेयर आपका है। तो वो भी एक तरीका है, लेकिन मुझे लगता है कि
पहले पब्लिशर के पास जाना चाहिए। किताब हाथ में आती है ना तो उसे देखना अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। तो एक मैं और सवाल यहाँ पर लूंगा कि जैसे बाल साहित्य है या बाल लेखन है, या बाल लेखन से भी अगर हम हटकर कहें कि भाई आज के समय में जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको लेखन के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है? क्या क्या कुछ कार्यक्रम इस तरीके के किए जा सकते हैं कि बच्चों में लेखन के प्रति एक जो है विशेष जो है जुड़ाव दिखे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसा देखते हैं कि भाषा और इन सब में तो फिर भी सुधार हो जाता है, लेकिन वर्तनी और लेखन जो एक्चुअल लेखन है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी स्कूलों की है। अगर स्कूल में आपका टीचर अच्छा है और स्कूल का ध्यान आपकी भाषा और वर्तनी के ऊपर है, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी भर आपकी वर्तनी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपके बेसिक्स आपके टीचर ने शुरुआती दौर में ही ठीक कर दिए हैं। आई थिंक 10th क्लास तक तो हर बच्चा हिंदी पढ़ता ही है। जी। अगर 10th क्लास तक सारे स्कूल बहुत ध्यान से हिंदी पढ़ाएं, लेखन की तरफ बच्चों को जागरूक करें, उनका रुझान डालें और उनको प्रोजेक्ट दें लिखने के लिए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये प्रॉब्लम बड़े होकर सॉल्व नहीं होती। इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को दूर तभी किया जा सकता है जब हम छोटी एज में ही बच्चों की भाषा को सही कर देंगे। आज वो हो नहीं रहा। हम भी अपने यहाँ देखते हैं जो नया लॉट आता है, जिनका हम एग्ज़ाम लेते हैं, जब वैकेंसी निकलती है तो भाषा ठीक नहीं है। वर्तनी का अब की कहाँ की लगेगा, कहाँ की लगेगा, किसी को पता ही नहीं है। इन दोनों का फ़र्क ही नहीं पता है उनको, तो कोई क्या कर ले। सबसे बड़ी समस्या ये है। और बाकी समस्या हमारे टाइप सेटिंग ने गड़बड़ कर रखी है। आप तमाम ऐसे शब्द हैं जो सही बनते ही नहीं हैं। जी। कितनी दिक्कत होती है इसके अंदर टाइप करने में। आप लिखने की कोशिश कीजिए, आप लिख ही नहीं पाते हैं। बहुत समस्या है। बट मैं फिर कहूँगा, अगर छोटे ही दौर में 10वीं क्लास तक जब हम सब लोग हिंदी पढ़ते हैं, उस वक्त हमारे विद्यालय, हमारे स्कूल एक अच्छा टीचर रख के बच्चों को प्रोजेक्ट देते रहेंगे, लिखने की तरफ प्रेरित करते रहेंगे, तो ये काम आसान रहेगा। इस भाषा को जिंदा रखने में, इस भाषा को सही रखने में बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो युवा लेखन की जो बात हुई उसमें यही जो है एक बात निकल कर के सामने आ रही है कि खूब लिखें, अच्छा लिखें, और इसलिए ना लिखें कि हमें रातों-रात जो है कुछ ख्याति चाहिए, इसलिए लिखें क्योंकि आपको लिखना है, और ज़रूर लिखें, बहुत लिखें। इसी की जो है आवश्यकता कहीं न कहीं नज़र आती है, तभी जो है हिंदी का जो साहित्य है, हिंदी का जो लेखन है, वो कहीं न कहीं आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारा जो ये साक्षात्कार है वो अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। यहाँ पर एक जो मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक मैसेज, क्या एक संदेश देना चाहते हैं, खास करके कोरोना काल जो है यहाँ पर चल रहा है और लगातार उसमें वृद्धि दर, मतलब समय दर समय वृद्धि भी होती जा रही है। इसमें आप क्या एक संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, साथ ही उन लोगों को भी जो भविष्य में इस वीडियो को देखेंगे, क्या आप एक संदेश देंगे? संदेश सिर्फ एक है, अपना ख्याल रखिए, अपने सहयोगी का ख्याल रखिए। एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी जाके ज़िंदगी में चैन आएगा कोरोना से। क्योंकि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, अगर आप बाहर निकलते वक्त अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप दूसरे का भी यकीन मानिए ख्याल नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले अपना ख्याल रखना शुरू कीजिए, उसके बाद उससे क्या होगा, हर कोई अपना ख्याल रखेगा। और कोरोना काल ने एक चीज़ और हमको बताई है कि वो कि ज़िंदगी की जो छोटी-छोटी चीज़ें जिनको हम छोड़ चले थे, जिनको हम भूल गए थे, वो हमारे कितना करीब हैं। और आज भी सबसे ज़्यादा सुकून हमें उन्हीं में मिलता है, चाहे घर में पुराने लूडो को खेलने में या सांप-सीढ़ी खेलने में मिलता हो, या ताश खेलने में मिलता हो, या फिर खाना बनाने में मिलता हो, या फिर गप मारने में मिलता हो। तो उन छोटी चीज़ों को दिल के करीब रखिए, उनसे जुड़े रहिए, अपनी जड़ों को मत भूलिए, अपनी भाषा को मत भूलिए, और लिखते रहिए, लिखते रहिए, बिल्कुल। लिखते रहिए। तो मैं एक बारी पुनः संजीव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ संपूर्ण मातृभाषा परिवार की ओर से, और उन तमाम लोगों की ओर से जिन्होंने यहाँ पर प्रश्न पूछे, जो हमारे इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े, और उन लोगों की तरफ से भी जो फ्यूचर में, भविष्य में इस वीडियो को देखेंगे। मैं आपका बहुत-बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया विवेक मातृभाषा परिवार के, आपने मुझे मौका दिया, मेरे साथ बातचीत की। उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। आप मेरा उपन्यास पढ़ेंगे और आगे जो उपन्यास आएँगे उनको भी पढ़ेंगे। कृपया दृष्टि बनाए रखिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बिल्कुल, तो मैं एक बारी फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ और साथ ही आशा करते हैं कि आपका जो ये उपन्यास है, ये जन-जन तक पहुँचे। सभी लोग जो है उसकी ऑलरेडी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और मैंने भी आज ही से पढ़ना शुरू किया है, तो ज़रूर मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अंदर मुझे काफ़ी कुछ मिलेगा। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि ज़रूर संजीव जी का जो ये थ्रिलर उपन्यास है नैना, उसको आप खरीद सकते हैं अमेज़न से और साथ ही किंडल अनलिमिटेड पर जैसा मैंने बताया कि ये बिल्कुल मुफ़्त उपलब्ध है, तो आप ज़रूर इसको पढ़ें। तो अब समय हो चला है अलविदा लेने का। मैं पूरी आशा करता हूँ कि ये जो हमारा एक सेशन रहा है, साक्षात्कार रहा, इससे ज़रूर लोगों को कहीं न कहीं फ़ायदा मिला होगा और उनके जितने प्रश्न हैं, उनको उनका भी उन्हें हल मिला होगा। तो हम आशा करते हैं कि मातृभाषा परिवार की जो ये यात्रा है, उसमें हमें संजीव जी का जो वैचारिक समर्थन है, हमेशा प्राप्त होता रहेगा। और इस फ़ेसबुक लाइव से जुड़ने वाले सभी लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हम फिर मिलेंगे मातृभाषा साक्षात्कार श्रृंखला के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।